Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are in 12th class. देखो बेटा, आज हम 12th क्लास का एक और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज़ प्लियोट्रॉपिक जीन्स. फाइन, टॉपिक है आज हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन. देखो, प्लियोट्रॉपिक जीन में क्या होता है कि जीन तो होगी एक, फाइन, एक सिंगल जीन होगी लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, अपना प्रभाव वो ज़्यादा शो करेगी. यानी एक से ज़्यादा ट्रेट के ऊपर अपना इफ़ेक्ट शो करेगी. जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तब हम उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. तो देखिए, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कवर करें. अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट. यानी जीन यहाँ पर एक है लेकिन ट्रेट एक से ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, यानी ट्रेट जो है एक से ज़्यादा शो करेगी. ऐसी कंडीशन में उस फिनोमिना को हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी. दैट फिनोमिना इज नोन एज प्लियोट्रॉपी एंड द जीन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स. फाइन, यानी फिनोमिना तो है प्लियोट्रॉपी लेकिन जिन जीन्स की वजह से ऐसा हो रहा है तब उन जीन्स को कहेंगे हम प्लियोट्रॉपिक जीन्स. फाइन, अब ये जो प्लियोट्रॉपिक जीन्स हैं ये ऐसा क्यों करती हैं कि एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे शो करती है, एक से ज़्यादा ट्रेट कैसे शो करती है. तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से जो ये जीन है ये जीन होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स होते हैं. और होमोजाइगस रिसेसिव जीन्स जिन कंडीशन में प्रेजेंट होंगी, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मिलते जुलते एक से ज़्यादा मेटाबॉलिक जो सिस्टम है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करती हैं. और जब एक से ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगी तो हर रिएक्शन का अपना अफेक्ट होता है और उसी वजह से एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट्स को अफेक्ट कर जाती है. तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा जो किसकी वजह से है, होमोजाइगस रिसेसिव जीन की वजह से होगा. और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं जनरली. तो देखिए, इसका अगर हम लें रीज़न क्या है, तो ड्यू टू इफ़ेक्ट ऑफ जीन ऑन टू और मोर. ध्यान रखना है कि जीन हम शुरू से कह रहे हैं एक सिंगल जीन है, तो सिंगल जीन का अफेक्ट कहाँ हो रहा है, मोर देन टू और मोर देन टू इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज. यानी बिल्कुल एक जैसे जो पाथवेज हैं उनसे रिलेटेड. जैसे मान लिया कि अगर हम कहें कि कहीं पर जो है दो मेटाबोलाइट डेवलप होने हैं और दोनों मेटाबोलाइट एक दूसरे के इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हों या दोनों की फॉर्मेशन का जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं कॉमन स्टेप कहीं इन्वॉल्व हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में ये प्लियोट्रॉपिक जीन्स जो हैं काम कर जाते हैं. तो मेटाबॉलिक पाथवेज दैट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप्स. क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दें, मेटाबॉलिक पाथवेज इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज, लेकिन दोनों मेटाबॉलिक पाथवेज तो डिफरेंट होंगे. एक पाथवे एक जीन मतलब एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होगा और दूसरा पाथवे दूसरे ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होगा. तो दोनों के ही जो फिनोटाइप्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे. फाइन, ऑल द ट्रेट्स आर नॉट इक्वली इन्फ्लुएंस. इस बात पर आप ध्यान देंगे कि बेशक एक ये जो है सिंगल जीन है, दो या दो से ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज को कंट्रोल कर रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि दोनों मेटाबॉलिक पाथवेज इक्वली इन्फ्लुएंस्ड हों. एक कोई पाथवे ज़्यादा या मोर लेवल पर, मैक्सिमम लेवल पर इन्फ्लुएंस्ड होगा और दूसरा उससे लेस होगा. यानी एक मोर एविडेंट होगा और दूसरा लेस एविडेंट होगा. एक के सिम्टम्स, एक की कंडीशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी, दूसरा उसके कंपैरिजन में लेस इफ़ेक्टिव रह जाएगा, लेकिन हाँ सिम्टम शो करेगा. क्लियर.
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं कि कई बार जो है जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो है 2 या 2 से ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज़ को अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जितने मेटाबॉलिक पाथवेज़ को अफेक्ट करेगी उतने ही फिनोटाइप्स में हमें जो है अपीयर होंगे उनसे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए यहाँ पर समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन विल बी मोर एविडेंट एंड लेस एविडेंट। मोर एविडेंट भी हो सकते हैं जो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, दूसरे कम होंगे। तो जो मोर एविडेंट होंगे वो एक ट्रेट के होंगे और लेस एविडेंट जो होंगे वो दूसरे ट्रेट के होंगे, इस तरीके से। अब जो मोर एविडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो वो अफेक्ट भी तो अपना ज़्यादा छोड़ेंगे, फाइन। यानी जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, मोर एविडेंट है, तो उसका इफ़ेक्ट भी तो मेजर होगा, इफ़ेक्ट भी उसका ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएंगे, यानी जो मेजर इफ़ेक्ट्स और मेजर इफ़ेक्ट्स इजीली ऑब्जर्वेबल होंगे, प्राइमरी लेवल पर जो डिटेक्टेबल होंगे वो मेजर इफ़ेक्ट्स होंगे, फाइन। अब जो सेकंड जीन लेस एविडेंट है, ये लेस एविडेंट जीन अपने इफ़ेक्ट शो करेगा क्योंकि पहले ये लेस एविडेंट है, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स जो होंगे या इसके जो सिम्टम्स होंगे इसके अफेक्ट में शो तो करेंगे, बट थोड़ा सा लेट शो करेंगे या उतने एफिशिएंटली अपने आप को शो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये अपना सेकेंडरी इफ़ेक्ट शो करेगा। और ऐसे कंडीशन में जो डिज़ीज़ क्रिएट होगी या जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा, वहाँ पर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आ जाएंगे, केवल एक डिज़ीज़ के नहीं, केवल एक ही इफ़ेक्ट के नहीं, दोनों जीन्स के अफेक्ट के, यानी दोनों जो मेटाबॉलिक पाथवेज जो डिस्टर्ब हुए हैं उन दोनों डिस्टर्बेंस के जो इफ़ेक्ट हैं वो एक साथ ग्रुप में शो हो जाएंगे। और जब ग्रुप में एक डिज़ीज़ के अलावा या एक डिसऑर्डर के अलावा दूसरे डिसऑर्डर के भी अगर वहाँ पर सिम्टम्स शो हो, तब उस फिनोमेना को हम कहते हैं सिंड्रोम, फाइन। फिर से देख लीजिए, एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम कह रहे हैं प्लियोट्रॉपिक जीन में एक सिंगल जीन है बट वो अफेक्ट कर रही है मोर देन वन ट्रेट, एंड दैट इज प्लियोट्रॉपी, एंड द जीन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स, फाइन। अब यहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि ये जो एक जीन है जब ये 2 या 2 से ज़्यादा पाथवेज को कंट्रोल कर रही है, अफेक्ट कर रही है ट्रेट को, तो वो क्या करते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये 2 या 2 से ज़्यादा इंटर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करेगी। जितने ज़्यादा मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करेगी या जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट करेगी, उन सब के सिम्टम्स एक साथ आने शुरू हो जाएंगे ग्रुप में। अब जो ज़्यादा, अब क्योंकि अफेक्ट हो रहा है तो जो ज़्यादा अफेक्ट होगा उसका मेजर एविडेंट होगा, मेजर इफ़ेक्ट होगा, और जो कम होगा वो लेस एविडेंट होगा, उसका इफ़ेक्ट कम रहेगा, लेकिन सिम्टम दोनों शो करेंगे। इसी तरीके से जो मेजर इफ़ेक्ट मोर एविडेंट होगा वो मेजर इफ़ेक्ट शो करेगा, जो लेस एविडेंट होगा वो जो है लेस इफ़ेक्ट शो करेगा, जिसको हम सेकेंडरी इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। और जब दोनों के सिम्टम्स एक साथ आएंगे तब उस फिनोमेना को हम कहते हैं सिंड्रोम। तो सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसको हम कॉमनली कहते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज़ नोन एज सिंड्रोम। बट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक ही डिजीज़ के नहीं होते, इसमें 2 इफ़ेक्ट, 2 अलग अलग डिसऑर्डर के या 2 से ज़्यादा डिसऑर्डर के इफ़ेक्ट या 2 से ज़्यादा डिसऑर्डर के सिम्टम्स जब एक साथ ग्रुप में आते हैं, दैट इज़ सिंड्रोम, फाइन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक कॉमन एग्जाम्पल PKU यानी फिनाइल कीटोन यूरिया। ये एक डिज़ीज़ है फिनाइल कीटोन यूरिया, और ये जो डिज़ीज़ है एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसमें इनबॉर्न डिजीज़ है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, मीन्स जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं उनमें से हमारे अगर हम लें तो फीमेल में तो सारे ही 23 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में जो है 22 पेयर्स ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम है। तो वो जो ऑटोसोम्स हैं वो ऑटोसोम कैरी करते हैं इस जीन को, लेकिन रिसेसिव है तो होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगी,
हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये शो नहीं करती। इसके जो हेट्रोजाइगस जो भी इसके कैरिंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो नॉर्मल रहेंगे, बट वो कैरियर होंगे, अगली जनरेशन के लिए वो कैरियर का काम करेंगे। सो ये दिस डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ एंड दिस इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है कि, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, जब डेवलपमेंट हो रहा था उस डेवलपमेंट में अगर क्रोमोसोम, क्योंकि ये जो डिजीज़ क्रिएट होती है ये 12th ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर जब डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं उसकी वजह से होती है। तो 12th ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उसमें सब्सटीट्यूशन की वजह से, अगर वो क्रोमोसोम सब्सटीट्यूट हो जाए, सब्सटीट्यूशन उस क्रोमोसोम में हो जाए, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसको फॉलिंग ने 1934 में सबसे पहले इसको जो है स्टडी किया था, और उन्होंने ही बताया कि फिनाइल कीटोन यूरिया और PKU इज़ इनबॉर्न ऑटोसोमल रिसेसिव एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फाइन, ये मेटाबॉलिक ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी है, ये मेटाबॉलिक पाथवेज को अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब होगा क्या कि हम पहले ही कह रहे हैं कि ये रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब रिसेसिव अपने आप को कब शो करेगा, जब कंडीशन क्या होंगी, होमोजाइगस। और होमोजाइगस आपको पता है कि पेयर में जीन अगर एक जैसी है तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, होमोजाइगस। फाइन, तो ऐसे ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ये ट्रेट अपने आप को शो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स होंगे इस डिज़ीज़ के, तब उनके अंदर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाता। किस वजह से, एक एंजाइम नहीं बन पा रहा इनकी बॉडी में। तो इनकी बॉडी में क्या है, ये एक एंजाइम है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज, और ये जो फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम है इसकी प्रिपरेशन बॉडी में अफेक्ट हो जाती है, इसकी प्रिपरेशन नहीं हो पाती। जब ये एंजाइम नहीं बन पा रहा तो इस एंजाइम ने जो काम करना है, जो फंक्शन है, वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर वो फंक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सिस्टम को अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर है। यहाँ पर जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज है, एक्चुअल में इसका काम क्या होता है कि अमीनो एसिड को चेंज करना है। फिनाइल एलेनाइन को ये टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है बॉडी के लीवर में। यानी जो लीवर है, लीवर में क्या होगा कि फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है लीवर में। लेकिन जब ये लैक हो गया एंजाइम, ये प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, इफेक्ट ही नहीं शो कर पा रहा, तो ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। और जब ये कन्वर्जन नहीं होगा तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो फिनाइल एलेनाइन है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और एक्यूमुलेट तो होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, उसका जो मेजर अमाउंट है वो एक्सक्रीशन यानी यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट तो रिमूव हो गया, यूरिन में चला गया या स्वेट के साथ चला गया, लेकिन उस फिनाइल एलेनिन का एक्यूमुलेशन ब्रेन में होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन अफेक्टेड हो जाता है। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं और ऐसी जो कंडीशन क्रिएट होती है। अब देखो कि यहाँ पर क्या है कि फिनाइल एलेनिन तो है बट वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक चेंजेस हो नहीं पा रहे, उसके जो उसके मेटाबोलाइट्स हैं वो काम कर नहीं पा रहे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी के अंदर धीरे धीरे उसका अमाउंट तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ब्रेन में वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तब वो जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको कहते हैं हाइपर फिनाइल एलेनाइमिया। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एलेनाइन है जब ब्रेन में जाके इकट्ठा होना शुरू होगा तो मेंटल रिटार्डनेस क्रिएट करेगा। जो मेंटल रिटार्डनेस है वो तो सीवियर लेवल पर होगी, उसके अलावा वॉकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देगा, उसके अलावा सेंसेस को अफेक्ट कर जाएगा और एक्जिमा जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट कर देगा। तो देखिए कि जब ये हाइपर फिनाइल एलेनाइमिया कंडीशन क्रिएट होगी
उस कंडीशन में एक्यूमुलेशन तो होगा फिनाइलएलेनाइन का, लेकिन साथ साथ वो एक्सक्रीट आउट होता रहेगा और ये जो एक्यूमुलेशन है वो मोस्टली हो जाएगा जाके कहाँ, ब्रेन में, और ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। जब इस एंजाइम की जो कमी होनी शुरू होगी वो किस वजह से हो रही है, वो हो रही है, और जैसा कि अभी हमने बताया ऑटोसोमल रिसेसिव है तो क्रोमोसोम नंबर 12 अफेक्ट हो जाता है, और वो भी किस वजह से, सब्स्टिट्यूशन की वजह से। तो यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 12 जब सब्स्टिट्यूशन की वजह से अफेक्ट हो जाता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसमें जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो बच्चे जन्म के टाइम पर तो नॉर्मल होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे, बड़े इन द सेंस कुछ हफ्तों में, 4-5 हफ्तों में या 3-4 हफ्तों में धीरे धीरे जो है सिम्टम्स उनके दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त जब उसके सिम्टम तब दिखाई देने शुरू होते हैं और साथ साथ जैसे मान लिया मंथ वाइज जब ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है, वो भी सीवियर लेवल पर, तो बच्चा जो है उस लेवल पर ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये जो कंडीशन क्रिएट होती है, ये कंडीशन में क्या होगा कि मेंटल रिटार्डेशन होगा, अनेबल टू वॉक होंगे, डिक्रीज पिगमेंटेशन होगा हेयर में और स्किन में, और मोस्टली जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस में ये अफेक्ट ज़्यादा शो होता है, उस तरफ ये बीमारी ज़्यादा दिखाई देती है। इसको अगर डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट करने के लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट, उन दोनों टेस्ट के थ्रू ये बीमारी जो है डिटेक्ट हो सकती है। बाकी एक्जिमा, जो एक्जिमा है वो भी एक मेजर सिम्टम है इस डिज़ीज़ का। एक चीज़ का यह ध्यान रखना है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आती है ये डिज़ीज़ तो इसके जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे वो कैरियर्स होते हैं। कारण क्या है कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो हेट्रोजाइगस में एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तो रिसेसिव तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि डोमिनेंट है, इसकी वजह से बच जाएगा। फाइन, तो क्यों, और वैसे भी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसी वजह से जो इसके हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे, दीज इंडिविजुअल्स आर कैरियर एंड नॉर्मल, एंड अदर्स मीन्स रिसेसिव जो होंगे, रिसेसिव इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड। फाइन, तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है प्लियोट्रॉपी क्या है और प्लियोट्रॉपिक जीन्स क्या है, विद एग्जाम्पल इस जीन के डिज़ीज़ के बारे में हमने आज एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। फाइन, और एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके ई नोट्स प्रिपेयर होंगे।